सुबह सुबह का समय है जहां रसोई में रेखा काम में व्यस्त है और वो अपने ससुराल वालों के लिए नाश्ता तैयार कर रही है। दीपक जी को मिर्च थोड़ा कम पसंद है और माँ जी के लिए आज बेसन का चीला बनाऊंगी। उनके जोड़ों में दर्द रहता है ना। वैसे भी रसोई में मन से खाना बनाने का एक अलग ही मजा है। इस तरह वो एक स्टील की प्लेट में सबके लिए नाश्ता सजाती है। घर के हर दिशा में उसका सलीका और अपनापन झलकता है। उसी समय सिमरन अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी होकर बाल सुलझा रही है। उसके हाथ में आईफोन है। इस गांव में तो इंटरनेट भी ढंग से नहीं चलता। कैसे रील्स बनाऊंगी मैं? इस समय वैसे भी ट्रेंडिंग चल रहा है। एक काम करती हूँ, पहले रील बना लेती हूँ, बाद में अपलोड कर दूंगी। काटा लगा है लगा, आजा बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे, आजा बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे, हरे पिया आहरे 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 पिया, काटा लगा है लगा। तभी उसकी सास हॉल से उसे आवाज लगाती है। सिमरन बेटा, जरा देख तो आजकल कौन से गाउन फैशन में है। मेरा जन्मदिन भी पास आ रहा है। जी मम्मी जी, अभी चेक करती हूँ। नियॉन शेड्स ड्रेस में है। आपको फ्लोरोसेंट ग्रीन ट्राई करना चाहिए। यार, सारा मूड खराब कर दिया। खैर कोई बात नहीं, अब नीचे चलती हूँ, नाश्ता भी तैयार होगा। ऐसा सोचकर सिमरन नीचे जाने लगती है। वहीं रेखा डाइनिंग टेबल पर नाश्ते को सजा रही होती है। माँ जी, आपके लिए बेसन का चीला और अदरक वाली चाय लाई हूँ। ठीक है सिमरन, तुझे देखा कितना क्लासी है। और एक तू है रेखा, हर वक्त बस रसोई में घुसी रहती है। थोड़ा स्टाइल सीख ले। माँ जी, घर की रसोई भी सुंदर दिखे तो दिल खुद ब खुद सजेगा। छी, तुम्हारे जैसे पुराने ख्यालात की बहुएं ही गांव को गांव बनाए रखती है। इस तरह मनोरमा रेखा को ताना मारती है और नाश्ता करती है। ऐसे ही कुछ समय बाद आंगन में मिसेस शर्मा और मिसेस वर्मा जी आते हैं। अरे रेखा बहू, तूने जो मठरी दी थी ना कल, आज भी उसका स्वाद मुंह में है। और वो आंगन में रखी फूलों की रंगोली कितनी सुंदर थी। ये सब औरतें तो छोटे छोटे कामों में खुश हो जाती हैं। इनको फैशन और ट्रेंड का कोई मतलब ही नहीं पता। आप लोगों को अच्छा लगा, यही मेरे लिए बहुत है। इस तरह वो दोनों औरतें रेखा की खूब तारीफ करती हैं और जिसे देखकर सिमरन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और रात में सभी सदस्य हॉल में बैठे होते हैं। रेखा, माँ जी को तुमने खुश कर दिया आज बिल्कुल। रोज नाश्ता उनके मन का बनाना आसान नहीं है। और सिमरन, उसे पूछो तो कहेगी डाइट पर हूँ। सच में भाभी, तुम घर की जान हो। तुम ना हो तो ये घर अधूरा लगे। हाँ, ये बात तो है। शुक्रिया आप सभी लोगों का। इस तरह पूरा परिवार आपस में गपशप कर ही रहा होता है कि तभी वहां पर घर के मुखिया हरिशंकर कहते हैं, मनोरमा, तुम्हारा 50वां जन्मदिन आने वाला है। इस बार कुछ खास करें। अब इस उम्र में क्या खास हरिशंकर जी, लेकिन हाँ, एक अच्छा सा आयोजन हो जाए तो अच्छा लगेगा। भाभी, इस बार माँ जी के लिए कुछ अलग कीजिए। आप तो सब जानती हैं ना कि उनकी पसंद नापसंद कैसी है। मैं सोच रही हूँ माँ जी के लिए एक सुंदर सी ड्रेस खुद सिलाई करूँ। थोड़ा सा कढ़ाई का काम कर दूंगी उसमें, जिसमें खूबसूरती और निखर के बाहर आए। वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। मम्मी को आपकी बनाई चीजें वैसे भी बहुत पसंद है। तभी वहां पर सिमरन आ जाती है और वो ये बात सुन लेती है और कहती है, अरे, क्लास नाम की भी कोई चीज होती है? ये क्या घर में ही सिलाई करने लग जाओ? भला ये भी कोई बात होती है? मैंने तो सोच लिया है कि मैं माँ जी के लिए एक अच्छा सा ड्रेस ऑर्डर करूंगी। बाकी जिसे अपनी बेइज्जती करवानी है वो करवाए। ठीक है देवरानी जी, देखते हैं कि किसका ड्रेस ज्यादा बेहतर होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। इस तरह सिमरन मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर मोबाइल से ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होती है। OMG, ये ड्रेस तो बिल्कुल परफेक्ट है। मम्मी इस ड्रेस में सुपर स्टाइलिश लगेंगी। और वैसे भी ये शायद लास्ट पीस बचा है। सिमरन, ये ड्रेस थोड़ी छोटी नहीं है? मतलब मम्मी पहनेगी? ओह प्लीज, ये 2025 है।
एज इज जस्ट अ नंबर। उनको बोल्ड लुक देना होगा। देख लो कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। राजू के इतना कहने के बावजूद भी सिमरन उस चमकदार और घुटने के ऊपर की स्लीवलेस ड्रेस ऑर्डर कर देती है। वहीं दूसरी ओर रेखा अपने कमरे में सिलाई मशीन पर बैठती है, हाथों से कढ़ाई कर रही है। पास में फैब्रिक, धागे और माँ के लिए लिखा हुआ डिजाइन रखा है। माँ जी को बहुत चमक दमक पसंद नहीं। उनका चेहरा खुद चमकता है सादगी से। उन्हें कुछ ऐसा दूँ जो उनके व्यक्तित्व से मेल खाए। इस तरह वो कुछ दिनों तक दिन रात एक करके अपनी सास के लिए एक अच्छा सा ड्रेस बनाने लगती है। साथ ही वो एक नीले रंग का सूती कपड़ा निकालती है और उस पर हल्के सुनहरे धागे से बेल बूटे बनाती है और इस तरह से वो एक बेहतरीन ड्रेस तैयार कर लेती है। बस अब इसे अच्छे से प्रेस कर दूं और गिफ्ट रैप में रख दूं। ड्रेस तो मुझे बहुत पसंद आया, बस माँ जी को भी पसंद आ जाए। वैसे भी कल माँ जी का जन्मदिन है। इसी के साथ अगली सुबह हो जाती है, जहाँ घर में चारों ओर जन्मदिन की तैयारियां चल रही होती है। भाभी, सजावट आपने सोची? हाँ, मैंने पुराने रंग बिरंगे कपड़ों के झालरें बना ली हैं। फूलों की माला भी बन रही है। एक दीवार पर माँ जी की पुरानी तस्वीर लगाऊंगी। और खाने में क्या होगा भाभी? माँ जी को कढ़ी चावल पसंद है। साथ में पूरी, पापड़, गुलाब जामुन और धनिया की चटनी बनाऊंगी। सब घर में तैयार करूंगी। रेखा बहू, तुम्हारा दिल देखकर अब लगता है कि ये घर अब घर है। एक और रेखा अपनी तैयारी में लगी हुई होती है तो दूसरी तरफ सिमरन अपनी तैयारी में लगी होती है। उसका ऑर्डर किया हुआ ड्रेस डिलीवर होता है। सिमरन उसे खोलती है, जहां अंदर चमकदार सिल्वर गाउन, गहरी नेक लाइन, छोटी लंबाई वाली एक ड्रेस थी। अब आएगा असली मजा। मम्मी को पहनाकर पार्टी में एंटर कराऊंगी। सब देखते रह जाएंगे। उधर रेखा गिफ्ट रैप में अपनी बनाई हुई ड्रेस रखती है, साथ में एक छोटा सा कार्ड भी। उस कार्ड में लिखा हुआ होता है, प्यारी माँ जी के लिए, आपके आशीर्वाद से ये घर हमेशा रोशन रहे। इसी के साथ अब पूरा घर सज चुका है। फूलों की खुशबू से माहौल महक रहा है। सब कुछ वैसा ही लग रहा है जैसा माँ जी को पसंद है। अब बस उनका आशीर्वाद मिल जाए। इस तरह सभी घर वाले तैयार हो रहे हैं। पूजा, दीपक और राजीव मेहमानों के स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। रेखा बहू, तुमने तो सचमुच घर को मंदिर बना दिया है। धन्यवाद पिताजी। वहीं दूसरी ओर सिमरन अपने सास के कमरे में जाती है, हाथ में चमकदार ड्रेस का बॉक्स लिए हुए। सासू माँ, हैप्पी बर्थडे। अब आपकी बारी है ग्लैमर दिखाने की। ये ड्रेस मैंने आपके लिए मंगाई है। मनोरमा ड्रेस देखकर चौंक जाती है। चमकदार घुटनों के ऊपर गहरी गर्दन वाली ड्रेस। बेटा, ये तो बहुत ही नया फैशन लग रहा है मेरी उम्र में। अरे सासू माँ, ये सोच छोड़िए, सबको दिखा दीजिए कि आप कितनी कूल हैं। इस तरह मनोरमा संकोच में आकर सिमरन के कहने पर वो ड्रेस पहन लेती है। जैसे ही मनोरमा उस ड्रेस को पहनकर पार्टी में सबके सामने आती है, सभी मेहमान, पड़ोसी, रिश्तेदार उसे देखकर दंग रह जाते हैं। हे भगवान, मनोरमा बहन, ये क्या पहन लिया आपने? इतनी उम्र में ऐसे कपड़े शोभा देता है क्या? पहले तो बहुत ही गरिमामय लगती थी, आज तो पहचान में ही नहीं आ रही है। ये सब सुनकर मनोरमा असहज महसूस करने लगती हैं और बार बार ड्रेस को खींचने लगती हैं। चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा है। रेखा को यह सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो चुपचाप आती है, हाथ में अपना गिफ्ट बॉक्स लेकर। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक ड्रेस मैंने भी बनाई थी आपके लिए, आपकी पसंद से। क्या आप एक बार ट्राई करेंगी? मनोरमा सिसकती आंखों से रेखा की ओर देखती है, कुछ कहती नहीं है, बस चुपचाप उस ड्रेस को हाथ में ले लेती है और इस तरह वो रेखा की बनाई हुई ड्रेस पहनकर बाहर आती है, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत होता है। इस तरह पूरा आंगन तालियों से गूंज उठता है। वाह, अब देखो तो सही कितनी सुंदर लग रही है। रेखा बहू की कढ़ाई में जो अपनापन है वो किसी फैशन से नहीं आ सकता। अब समझ आया, दिखावे से ज्यादा जरूरी है समझदारी। मैंने तो बस सबको चौंकाना चाहा था। कोई बात नहीं सिमरन। जिसके बाद केक कट होता है और फिर भोजन परोसा जाता है, जहां कढ़ी, पूड़ी, गुलाब जामुन सब घर पर बना डाइनिंग एरिया में सजा हुआ होता है। रेखा बहू, आज तो पूरे गांव में चर्चा होगी तुम्हारे मेहनत की। भाभी, ये गुलाब जामुन तो मिठाई वाले से भी बहुत अच्छे बने हैं। सास बहू की जोड़ी ऐसी ही होनी चाहिए,
जहां बहू सास को समझे और सास बहू को अपनाए। रेखा बेटा, आज मैंने सीखा है दिखावा कुछ नहीं होता। तुमने जो अपने हाथों से बनाया उसमें मेरा असली रूप नजर आया। आज से तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। माँ जी, आपका प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। ये नज़ारा देखकर सिमरन को भी ये समझ में आ गया था कि फैशन ही सब कुछ नहीं होता, कुछ चीजें संस्कार में बसी होती हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों, सादगी में जो गरिमा है वो किसी दिखावे में नहीं होती है, इसीलिए हमेशा सादगी में रहिए। अरे काकी, ये आप क्या कर रही हो? देखो ना, आपके कपड़ों से निकला हुआ सारा गंदा पानी और मेल इस नदी में जा रहा है। और आप जानती हो कि हम इसी नदी का पानी पीते हैं। इससे आप और हम बीमार हो सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है, जब ये नदी हमारे इतना काम आ रही है तो हम इसे साफ रखें। तेरी बड़ी कैची की तरह जुबान चल रही है। तुझे इतना भी नहीं सिखाया गया अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं। कल की लड़की तू हमें सिखाएगी कि यहाँ किस तरीके से रहना जीना है। जब से मैं इस गांव में ब्याह के आई हूँ, मैं इसी तरह कपड़े धोया करती हूँ। चल चल अपना काम कर। आई बड़ी ज्ञान देने वाली। काकी, आप बुरा क्यों मानती हो? राधिका सही तो कह रही है। अगर हम इस नदी को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो ये जल्द ही सूख जाएगी और हम पानी के एक एक बूंद के लिए मोहताज हो जाएंगे। इस नदी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अरे तू जा रही है या नहीं? 4 क्लास क्या पढ़ गई हो? तुम पांचों बहनें खुद को कलेक्टर समझने लगी हो। क्या चली आती है जब देखो तब दूसरों के काम में टांग अड़ाने। अरे दीदी, चलो ना यहाँ से। आप किन लोगों को समझा रही हो? अगर इतनी समझ होती इनमें तो ये जो बीमारी है ना, इस गांव में फैली हुई है, ये होता ही नहीं। वैसे हमें क्या, हम तो कुछ दिनों में ब्याह कर इस गांव से चले ही जाएंगे। ये कहानी है भोपाल के करीब एक छोटे से गांव बहरन में रहने वाली 5 बहनें राधिका, विद्या, शिल्पा, विनीता और नंदिनी की, जिन्होंने हाल में ही अपनी पढ़ाई पूरी की है। वो अपने गांव में हो रही पानी की बर्बादी को लेकर बेहद चिंतित थी, क्योंकि इस गांव में पानी के स्रोत के रूप में गंगा से जुड़ी हुई एक सहायक नदी शिप्रा थी, जिसमें पूरा गांव नहाना, जानवरों को नहलाना, बर्तन कपड़े धोना इत्यादि सारे कामों के लिए इस पानी का इस्तेमाल किया जाता था। अरे बिटिया, तुमने पानी लाने में कितना समय लगा दिया। आखिरकार नदी पर जाकर तुम करने क्या लग जाती हो? तुम पांचों ही पूरे 1 पहर के बाद ही घर की ओर लौटी हो। अरे माँ, ये गांव की औरतें हैं ना, जिन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो नदी के पानी को नाले के पानी में बदलने में लगी पड़ी हैं। यहाँ तक कि वो उस नदी के अंदर अपने गंदे बर्तन, कपड़े, यहाँ तक कि घर का कचरा भी बहा देती हैं। नंदिनी की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। अब तुम्हारे हंसी ठिठोली के दिन नहीं रहे। तुम बड़ी हो चुकी हो और बड़ों की तरह व्यवहार किया करो। और तैयार रहना, कल तुम पांचों को देखने पास के ही गांव हिमानी से वसुंधरा बहन अपने बेटों के साथ आ रही है। उनके सामने अपनी ये कैची जैसी जुबान बंद ही रखना, क्योंकि उन्हें अपने बेटों के लिए पत्नी चाहिए, अध्यापिका नहीं। ऐसे ही रात गुजर जाती है और अगली सुबह उन 5 बहनों के लिए एक नई जीवन की पहर आती है, जब वसुंधरा अपने 5 बेटे दिग्विजय, रितेश, सिद्धार्थ, सुनील और मनोज के साथ आती है। आइए आइए बहन जी, आपका हमारी इस छोटी सी कुटिया में स्वागत है। अरे भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो? ये प्यार से बसाया गया घर है और घर तो इसमें रहने वाले लोगों से बड़ा होता है, आकार से नहीं। चलिए, हमारे बेटे भी आपकी बेटियों को देख लें। आप उन्हें बुला दीजिए, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। 5 बहनें हाथ में नाश्ता लेकर वसुंधरा के पास आती हैं। भाई साहब, आपकी पांचों बेटी नैन नक्श से तो काफी सुंदर है और मैंने सुना है पढ़ी लिखी भी है। मुझे अपने घर को संभालने के लिए ऐसी ही लड़कियों की तलाश थी। मुझे आपकी बेटी पसंद है। क्या आपका भी ख्याल मेरे बेटों को देखकर यही है? जी जी बिल्कुल, हमारा भी ख्याल यही है। मुझे लगता है कि आपके घर में मेरी बेटियां खुश रहेंगी और आपको कभी भी किसी चीज़ की शिकायत का मौका नहीं देंगी। मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। वसुंधरा का परिवार भी धर्मेंद्र के परिवार की तरह ही एक गरीब परिवार था, जो अपने जीवन यापन के लिए मजदूरी पर निर्भर था। उसके 5 बेटे पास के ही खेतों में खेती और अन्य बेटे कारखाने में मजदूरी का काम किया करते थे। आने वाले कुछ समय में गोदावरी की 5 बेटियों की शादी वसुंधरा के 5 बेटों से हो जाती है
और वो ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती हैं। आज हम सबकी पहली रसोई है, इसलिए हम कुछ अच्छा सा बनाते हैं। पहले मीठा बना लेते हैं। क्यों ना हम खीर या हलवा बनाएं? हाँ दीदी, उसके बाद हम कल ही अपने गांव से लाई हुई कच्ची हरी सब्जियां, लौकी और तोरी की तरकारी बना देंगे। पांचों बहनें जैसे ही किचन में जाती हैं तो वो देखती हैं कि मटकों में पानी नहीं है और विद्या आकर अपनी सास वसुंधरा से कहती है, माँ जी, घर में तो पानी की एक बूंद भी नहीं है। आप लोग पानी की व्यवस्था कहाँ से करते हैं? आप मुझे बताइए, हम जाकर मटके में पानी भर लाते हैं। अरे नहीं बहू, कल ही तुम इस घर में आई हो, पानी मैं लेकर आती हूँ, तुम यहीं रुको। नहीं माँ जी, आप कष्ट मत कीजिए। अब आपको इन सब के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम है ना, हम पानी ले आएंगे। आप बस हमें बता दीजिए कि हमें कैसे जाना है। हमारे गांव में पानी के लिए केवल एक कुआं है, जहाँ से पूरा गांव पानी भरता है। वो एकमात्र स्रोत है जहाँ पानी के लिए, जो तुम्हें घर से निकलते ही थोड़ी दूर पर मिल जाएगा। कुछ औरतें तुम्हें पानी भरते हुए भी दिख जाएंगी। जी माँ जी। विद्या और राधिका दोनों ही मटके उठाकर घर से निकल जाती हैं और कुछ दूरी पर जाकर देखती हैं कि वहां पर कुछ औरतें पानी भरने के लिए बर्तन लेकर खड़ी हैं। दोनों भी उसी ओर चली जाती हैं। क्या हुआ? आप लोग इस तरह क्यों मायूस होकर खड़े हैं? आप सभी पानी क्यों नहीं भर रहे हो? अरे बेटिया, पानी तो हम तब भरेंगे जब कुएं में पानी बचेगा। ये कुआं सूखता जा रहा है। दिन पर दिन मानो इसमें बेहद थोड़ा पानी बचा है। कुछ भी एक मटका ले जाओ, जिससे तुम्हारा गुजारा हो जाए। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि जब इस कुएं का पानी खत्म हो जाएगा तो ये गांव किस तरह जीवित रह पाएगा। दोनों बहनें अपने अपने मटके में थोड़ा थोड़ा पानी लेकर घर की तरफ लौट आती हैं और आकर ये बातें अपनी बहनों को बताती हैं। सोचा था मायके में पानी को लेकर बेहद परेशानी है, लेकिन ससुराल में तो कम से कम इस परेशानी से छुटकारा मिलेगा। लेकिन देखो, यहाँ तो उससे भी बड़ी मुसीबत है। कम से कम हमारे गांव में पानी तो था। अब हम लोग करे तो करे क्या? अब इस 2 मटके के पानी से तो हमारा गुजारा हो नहीं पाएगा। सभी बहनें मिलकर उन 2 मटके पानी से 3-4 दिन तक गुजारा कर लेती हैं और आखिर में कुएं का पानी पूरी तरह से सूख चुका था। पूरा गांव पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था। कहीं भी पानी की एक बूंद नहीं बचती है। प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है और घर में पानी की एक बूंद तक नहीं बची। इस तरह तो हम और ये पूरा गांव पानी के लिए तरसते हुए ही मर जाएगा। जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने अपनी दादी माँ से इस गांव में छुपी एक नदी के बारे में सुना था, लेकिन आज तक किसी को भी वो नदी नहीं मिली। लेकिन दादी माँ कहती थी कि वो नदी यहाँ मौजूद है। क्यों ना हम लोग उस नदी को ढूंढने चलें। डूबते हुए को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। वैसे भी हम बिना पानी के मर ही रहे हैं, तो क्यों ना आखिरी कोशिश कर ही ली जाए और हम चलते हैं। 5 बहुएं अपने पतियों के साथ जंगल की ओर नदी को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें नदी कहीं पर भी नजर नहीं आती। थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। इतना ढूंढने के बाद भी हमें नदी का नामो निशान नहीं मिला। लगता है कि इस गांव में कोई भी नदी नहीं है। वो केवल दादी माँ की एक कहानी थी। हम सब वापस चलते हैं। घर पर माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। 1 मिनट, क्या तुम सबको पानी की आवाज आ रही है? चलो उस ओर, मुझे लग रहा है नदी इस ओर है। थोड़ा और ढूंढने पर और उस पानी की आवाज का पीछा करते हुए आखिरकार वो लोग जंगल से थोड़ी दूरी पर उस नदी के पास पहुंच जाते हैं। वो काफी बड़ी नदी थी, मानो उसका क्षेत्रफल इस गांव के क्षेत्रफल से कई गुना ज्यादा था। उसका पानी मोतियों की तरह चमक रहा था। इसका मतलब दादी माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी। यहाँ तो सच में काफी बड़ी नदी है। इस नदी से तो ये पूरा गांव अपनी कई पीढ़ियों तक आराम से पानी ले सकता है। चलो ये खुशखबरी पूरे गांव वालों को सुनाते हैं। 5 बहुएं जल्दी से अपना अपना मटका भरकर गांव की तरफ लौट आती है और ये खुशखबरी गांव वालों को सुनाती है। ये तो तुमने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। मानो पूरे गांव में फिर से प्राण आ गए हैं। नहीं तो हमें लगा था कि ऐसे ही निर्जल तड़प तड़प कर हम मर जाएंगे। तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आज ही अपने परिवार के साथ शहर जाने वाला था, क्योंकि मेरे बच्चे प्यास से मर रहे थे। तुमने तो हमें फिर से जीवन दे दिया। वो नदी गांव से काफी दूर होने के चलते गांव वाले नदी के आसपास ही अपना घर बना लेते हैं और वहीं पर वो बस जाते हैं। काफी टाइम तक वो लोग उस नदी का सदुपयोग करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है
गांव के लोग उस नदी के पानी में अपनी गाय भैंसों को नहला रहे होते हैं। उसी में घर का मल और कचरा फेंक देते हैं। जूठे बर्तन की जूठन और कपड़ों का मैल भी सब कुछ उस नदी में बहा रहे होते हैं और इसी पानी को वो पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे गांव में बहुत सारी बीमारियां फैल जाती है और लोग बीमार भी रहने लगते हैं। यहाँ तक कि वो लोग पानी के अंदर ही शौच करने लगते हैं। अरे ये लोग तो हमारे पेतरक गांव के लोगों से भी एक कदम आगे हैं। ये तो नदी को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस तरह से हम फिर से पानी से वंचित हो जाएंगे। लेकिन दीदी, हम क्या करें? इतने सारे लोगों को समझाना आसान बात नहीं है। हमें कोई और ही उपाय निकालना पड़ेगा जिससे गांव वाले नदी का उपयोग भी कर ले और दूषित भी ना करें। मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम इस नदी के कुछ हिस्से कर दें, जिससे हमारे पास एक साफ पानी का हिस्सा बचा रहे, जिससे हम पीने में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन नदी के हिस्से, क्या ये आसान बात है? और हम ऐसे कैसे कर पाएंगे? पानी को बचाना है तो हमें नदी को हिस्सों में बांटना ही पड़ेगा। अगली सुबह पांचों बहुएं हाथों में जमीन खोदने वाले फावड़े, कुदाल, कुल्हाड़ी वगैरह लेकर नदी की ओर निकल जाती हैं और नदी के आसपास खोदना शुरू कर देती हैं। ऐसे ही कई हफ्ते गुजर जाते हैं और वो पांचों बहुएं, राधिका और विद्या, नदी की दाईं तरफ खुदाई करती हैं तो 3 बहुएं नदी की बाईं तरफ 3 गड्ढे खोदते हैं, जिससे नदी का पानी 6 हिस्सों में बढ़ जाता है। दाईं तरफ खोदी गई जगह से 2 पानी की नदी निकलती है, वहीं बाईं तरफ खोदी गई जगह से 3 नदियां निकलती हैं, जिन्हें देखकर गांव वाले काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अरे ये तुम सब लोगों ने क्या किया? इतनी बड़ी नदी को तुमने 6 नदियों में बदल दिया। ये हमने आप लोगों के लिए किया है। एक नदी के पानी का इस्तेमाल आप लोग नहाने, धोने और अपने जानवरों को नहलाने में कर सकते हो। दूसरी नदी का इस्तेमाल आप सभी लोग मछली पालने के लिए कर सकते हो। एक नदी के पानी का इस्तेमाल आप खेती में सिंघाड़े, कमल आदि उगाने में कर सकते हो। और एक नदी का इस्तेमाल आप लोग रोजमर्रा की चीज जैसे कपड़े धोने, बर्तन धोने में कर सकते हो। और बची एक नदी जिसे हम स्वच्छ रखना चाहते हैं, वो आप पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह पानी गंदा भी नहीं होगा और आप लोगों का काम भी नहीं रुकेगा। आप अपने काम उसी तरह कर सकेंगे। जैसे जैसे समय गुजरता है, ये 6 नदियां उस गांव के लिए कारगर साबित होने लगती हैं, क्योंकि ना ही तो उन्हें अब खाना बनाने और पीने के लिए नदी के गंदे पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, और गांव वालों के जीवन में इन 6 नदियों से बेहद आसानी हो जाती है। स्वच्छ जल का इस्तेमाल करने की वजह से अब गांव से बीमारियां भी दूर होने लगती हैं।